अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्रुप थ्योरी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि साइक्लिक ग्रुप्स के बारे में है, उसके बारे में डिस्कशंस करने जा रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि अगर एक ग्रुप साइक्लिक ग्रुप हो, उसके एलिमेंट्स के ऑर्डर किस तरह से फाइंड किए जाते हैं, उसके सब ग्रुप्स किस तरह से निकाले जाते हैं और उसके जनरेटर्स किस तरह से फाइंड किए जाते हैं। और सबसे लास्ट पे हम साइक्लिक ग्रुप्स के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखेंगे जो कि पेपर्स में पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। साइक्लिक ग्रुप को हम डिफाइन करते हैं कि एक ऐसा ग्रुप जिसके तमाम एलिमेंट्स को हम एक सिंगल एलिमेंट की मदद से की पावर की मदद से लिख सकते हैं। उस ग्रुप को हम कहते हैं कि वो एक साइक्लिक ग्रुप है। याद रखिएगा कि कोई भी ग्रुप जो है ना, हर ग्रुप उसको हम सिंगल एलिमेंट की मदद से जनरेट नहीं कर सकते। कुछ एलिमेंट ग्रुप ऐसे होते हैं जिनको जनरेट करने के लिए हमें 2 एलिमेंट या 3 एलिमेंट चाहिए, लेकिन अगर एक ऐसा ग्रुप आपको मिल जाता है जिसको आप एक सिंगल एलिमेंट की कुछ पावर्स लेने से इसको जनरेट कर सकते हो, तो उस ग्रुप को हम कहते हैं कि वो एक साइक्लिक ग्रुप है। उसको हम इस तरह से रीड करते हैं, G इज इक्वल टू, ये जो आपको नोटेशन नजर आ रही है, ये आपको आपके पास जो नोटेशन हैं ये वाली, ये साइक्लिक ग्रुप की रिप्रेजेंट करती हैं। ये वाली नोटेशन G इज इक्वल टू ए उसके एलिमेंट्स हैं और उसकी nth पावर जो है जितना ग्रुप का ऑर्डर है उस पे वो हमें आइडेंटिटी आंसर दे रहा है। और ये जो आपको एंगल ब्रैकेट नजर आ रही है, ये आपके हमारे पास ये जनरेटर के तौर पे इस्तेमाल होती है कि कोई एलिमेंट कोई ग्रुप जो है वो किस एलिमेंट से जनरेट हो रहा होता है, उसको हम इसके अंदर लिख रहे हैं। इसके सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक ग्रुप है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, जिसको हम 1 - 1 आयोटा माइनस योटा की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको हम चेक करते हैं कि क्या हम इसको एक सिंगल एलिमेंट की मदद से जनरेट कर सकते हैं। तो यकीनन हम इसको एक सिंगल एलिमेंट की मदद से जनरेट कर सकते हैं और वो एलिमेंट हमारे पास होता है आयोटा। अगर हम आयोटा की 1 पावर लें तो हमारे पास आयोटा आ जाता है, ये एक एलिमेंट बन गया। अगर हम आयोटा का स्केयर लें तो वो -1 के इक्वल होता है, ये सेकंड एलिमेंट बन गया आपका। अगर आप आयोटा का क्यूब लेते हैं तो वो माइनस योटा के इक्वल होता है, तो ये आपका थर्ड एलिमेंट बन गया। और अगर आयोटा की 4 पावर लेते हैं तो 1 के इक्वल होता है वो आपके पास। तो इस तरह ये जो हमारे पास एक ग्रुप था 1 - 1 आयोटा माइनस योटा, जिसको हम फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी कहते हैं, ये ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो ये हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक ग्रुप क्यों है? क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट को हमने आयोटा एक सिंगल एलिमेंट आयोटा की मदद से जनरेट कर दिया। तो इसकी जो प्रेजेंटेशन होगी वो इस तरीके से होगी कि ये तमाम आयोटा से जनरेट हो रहे हैं और आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1, मींस उस पे ये जो है ना 4 पावर पे में ये आइडेंटिटी आंसर दे देगा। तो ये हमने आयोटा की मदद से इसको जनरेट किया। हम इसको माइनस योटा की मदद से भी जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं माइनस योटा की पावर 1 लूँ तो वो माइनस योटा आ जाएगा। अगर मैं माइनस योटा का स्केयर लूँ तो वो -1 आ जाएगा। क्यूब लेंगे तो योटा बन जाएगा, 4 पावर लेंगे तो 1 बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि अयोटा और माइनस योटा, इन दो एलिमेंट से हम इस पूरे ग्रुप को जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा एलिमेंट जनरेटर है, किस एलिमेंट से हम ग्रुप को जनरेट कर सकते हैं, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि टोटल कितने एलिमेंट्स हैं जिनकी मदद से हम ग्रुप को जनरेट कर सकते हैं। इन दो क्वेश्चंस के ऊपर हम बात करते हैं। योटा और माइनस योटा हमने देख लिया कि दोनों जनरेटर्स हैं जी के। और अगर आप गौर करें तो ये जो माइनस योटा है ये अयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर आप याटा अयोटा और माइनस योटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो इसका मतलब है कि ये उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अच्छा जी, तो एक पॉइंट हमें यहाँ से ये मिल गया कि अगर एक एलिमेंट जनरेटर होगा तो उसका इनवर्स भी जनरेटर होगा। ये एक पॉइंट हमें मिल गया यहाँ से कि अगर एक एलिमेंट जनरेटर है तो उसका इनवर्स होगा, वो भी जनरेटर होगा उसका। अब हमें ये भी पता है कि एलिमेंट का ऑर्डर और ग्रुप का उसके इनवर्स का ऑर्डर इक्वल होता है। ये हमने ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स के अंदर ये चीज देखी थी कि किसी एलिमेंट का ऑर्डर और उसके इनवर्स का ऑर्डर हमेशा, इनवर्स एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा इक्वल होता है। तो अब इसका हमें क्या फायदा है? अच्छा, एक और बात जो कि आमतौर पे इंटरव्यूज के अंदर पूछी जाती है कि एक ग्रुप साइक्लिक और नॉन साइक्लिक ग्रुप की पहचान क्या होती है।
कि एक ग्रुप साइक्लिक कब होता है और एक ग्रुप साइक्लिक कब नहीं होता। तो याद रखिएगा कि एक ग्रुप साइक्लिक तब होता है जब उसमें उस ग्रुप के एलिमेंट्स में से किसी एक एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो, तो वो ग्रुप जो है वो साइक्लिक ग्रुप होगा। अगर किसी एलिमेंट का भी ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल नहीं है तो वो ग्रुप हमारे पास साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा। आपको याद होगा क्लाइन फोर ग्रुप हमने पढ़ा था, अबेलियन ग्रुप होता है लेकिन वो साइक्लिक नहीं होता। साइक्लिक क्यों नहीं होता? क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर 4 है और उसमें जो तमाम नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है उनका ऑर्डर 2 है, यानी किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल नहीं है, इसलिए वो नॉन साइक्लिक है। तो कोई भी साइक्लिक ग्रुप होगा तो उसका उसमें एक एटलीस्ट एक एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा। ये साइक्लिक ग्रुप की पहचान होती है। तो हमारे पास इन साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ जनरेटर एलिमेंट। वो जो एलिमेंट जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल था वो उसको उस एलिमेंट को हम कहेंगे जनरेटर एलिमेंट, वो उस ग्रुप का जनरेटर है। तो ये आपको मैंने जैसे पहले बता दिया कि अगर एक ग्रुप एक एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है तो वो उसका जनरेटर होगा, और एलिमेंट का ऑर्डर और उसके इनवर्स का ऑर्डर क्योंकि इक्वल होते हैं तो इसका मतलब उस जो एलिमेंट जनरेटर है उसका जो इनवर्स एलिमेंट है उसका ऑर्डर भी ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है तो वो भी ग्रुप का जनरेटर होगा हमारे पास। तो यहाँ तक हमने इसकी डेफिनेशन देखी और एक एग्जांपल देखी और उसके बाद हमने देखा कि अगर एक एलिमेंट जनरेटर है तो उसका इनवर्स भी जनरेटर होगा, और जनरेटर एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर एक ग्रुप एडिशन हो फिर उसमें साइक्लिक कैसे हम देखेंगे। तो एडिशन के लिए ना साइक्लिक का क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज है। मल्टीप्लिकेटिव के अंदर हम पावर लेते हैं, एक एलिमेंट है उसकी पावर लेते जाए आपके पास एलिमेंट पूरा ग्रुप जनरेट हो जाएगा। लेकिन अंडर एडिशन में हम मल्टीप्लाई करते हैं कि आपने सेट ऑफ इंटीजर में से आपने नंबर लेने हैं, उनको एक नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है तो उससे पूरा ग्रुप जो है वो जनरेट हो सकता है। इसकी एग्जांपल होती है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर जो होता है वो अंडर एडिशन एक ग्रुप बनाता है, और वो ना सिर्फ ग्रुप बनाता है बल्कि वो एक साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक ग्रुप क्यों है? तो सेट ऑफ इंटीजर्स के तमाम एलिमेंट्स को हम 1 और -1 से जनरेट कर सकते हैं। आप 1 ले लें, 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। इस तरह आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करें तो जी के पॉजिटिव नंबर बन जाएंगे, अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके नेगेटिव भी बन जाएंगे। तो 1 और -1 ये इसके ओनली 2 जनरेटर्स। सेट ऑफ इंटीजर जो होता है वो एक साइक्लिक ग्रुप होता है और उसके 2 जनरेटर होते हैं, और एग्जैक्टली 2 जनरेटर होते हैं 1 एंड -1। ये हम आगे रिजल्ट पढ़ेंगे इसके बारे में कि अगर कोई इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप हो तो उसके एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स होते हैं। ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है अंडर मॉडुलो एन। ये भी हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप होता है। जी एन हमने एक ग्रुप की एग्जांपल्स में भी देखा था कि जी एन एक ग्रुप बनाता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप बनाता है और अंडर एडिशन भी ग्रुप बनाता है। जी एन के ना एलिमेंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप देख लें कि जब हम अंडर मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं ना तो इसके एलिमेंट्स को हम 1 से स्टार्ट करते हैं। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि Z3 लिखें अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप बनाता है, Z3 के एलिमेंट क्या होंगे तो उसके एलिमेंट होंगे 1 2 3। अगर मैं यही पूछूं कि अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है Z3 के एलिमेंट क्या होंगे तो तब इसके एलिमेंट होंगे 0 1 2। जब हम अंडर मल्टीप्लिकेशन बात करेंगे तो हम एलिमेंट्स 1 से स्टार्ट करेंगे Zn के, और जब हम अंडर एडिशन बात कर रहे हैं तो Zn के एलिमेंट जो है उसको हम 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए उसको डिफाइन ही 1 से स्टार्ट किया गया है। ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था साइक्लिक ग्रुप के बारे में, उसके एलिमेंट्स उसको किस तरह से जनरेट किया जाता है अंडर मल्टीप्लिकेशन और अंडर एडिशन। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक ग्रुप है उसके साइक्लिक ग्रुप है तो उसके हम ऑर्डर किस तरह से फाइंड कर सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के। तो ये मैंने एक ग्रुप लिखा है जिसका ऑर्डर 12 है जो कि ए से जनरेट हो रहा है, ए की पावर 1 ए स्क्वायर ए क्यूब ए 4, और लास्ट एलिमेंट ए 12 होगा, और ए 12 जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल होगा क्योंकि ए का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है। तो एलिमेंट का ऑर्डर हम पहले पढ़ चुके हैं कि एलिमेंट के ऑर्डर से मुराद वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर पावर होती है जहां पर वो आइडेंटिटी आंसर देते। तो A12 हमेशा आइडेंटिटी होगा, जो भी ग्रुप का ऑर्डर होगा तो एलिमेंट का वो पावर लेंगे तो वो आइडेंटिटी के इक्वल होगा।
अब ये क्वेश्चन पूछा भी था 15 में, 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, शायद 17 में भी, कि एक ग्रुप दिया हुआ था और पूछा हुआ था कि जी A5 A10 A11 इसका ऑर्डर बताएं कितना है। तो मैं आपको यहाँ पे ना ऑर्डर फाइंड करने के दो तरीके बताता हूँ। एक तरीका तो यूजुअल हमारा तरीका है कि अगर मैं A5 का ऑर्डर निकालना चाहता हूँ तो मैं सबसे पहले इसका स्केयर लूंगा। वन से मैं इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा क्योंकि वन ऑर्डर जो होता है वो आइडेंटिटी का होता है हमेशा, तो इसलिए A5 का आइडेंटिटी नहीं है, तो इसलिए इसका कभी भी ऑर्डर वन नहीं हो सकता। तो वन पे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हम इसको 2 से स्टार्ट करेंगे। A5 का जब स्केयर लेंगे वो A10 आता है और A10 आइडेंटिटी इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब A5 का ऑर्डर 2 नहीं है। फिर हम A5 का ऑर्डर क्यूब ले लेते हैं, पहले 2 पे चेक किया, अब 3 पे चेक करते हैं, इसकी 3 पावर ले ली हमने, और जब हमने चेक किया वो A15 आया, और A15 को मैं लिख सकता हूँ A12 इंटू A क्यूब। A12 हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल है, A क्यूब आ जाएगा, और A क्यूब आंसर आ गया और वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब है कि A5 का ऑर्डर जो है वो 3 भी नहीं है। सिमिलरली हमने 4 पे चेक किया, 5 पे चेक किया, 6 पे चेक किया, 7 8, जब हमने सारे चेक करते गए तो हमारे पास 12 पे जाके इसका आंसर आइडेंटिटी आ गया। A5 का हमने पावर जब 12 ली तो वो A60 आया, A60 को हम लिख सकते हैं A12 की पावर 5, और A12 में पता है कि आइडेंटिटी के इक्वल होता है, और E पावर 5 जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब है कि A5 का ऑर्डर जो है वो 12 है। अब यहाँ पे आप एक बात अपने माइंड में, सिर्फ अपने माइंड में बिठा लें, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। ग्रुप का ऑर्डर भी 12 था और A5 का ऑर्डर भी 12 है, इसको हम अभी देखते हैं डिटेल से, इसको अपने अपने माइंड में रखना है। अब दूसरा मेथड क्या होता है कि हम किसी ग्रुप का एलिमेंट का जो एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको एक एलिमेंट दिया जाता है, उसका ऑर्डर पूछा जाता है, आप उसकी पावर्स लेते जाएं, पहले 2 पावर लें, 3 पावर लें, 4 पावर लें, तो जिस पावर के ऊपर वो आपको वो आइडेंटिटी आंसर दे दे वो उस एलिमेंट का ऑर्डर है। अब दूसरा एक शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड ये है कि आप A5 का ऑर्डर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आपने याद रखना है कि एलसीएम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ ए, कि ए का जो एक्सपोनेंट है 5 है यहाँ पे, उसका और ग्रुप के ऑर्डर का आपने एलसीएम लेना है और आपने डिवाइड करना है ए के एक्सपोनेंट पे। जैसे यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंट ऑफ A5 का हम ऑर्डर निकालना चाहते हैं तो इसका एक्सपोनेंट 5 है, तो यहाँ पे 5 आ गया, ग्रुप का ऑर्डर 12 है तो 12 आ गया। अब 5 और 12 का एलसीएम निकाला हमने, वो 60 आता है, 60 को आप 5 पे डिवाइड कर दें तो वो 12 आ गया, इसका मतलब है A5 का ऑर्डर 12 है। हमने ऊपर कैलकुलेट भी किया था तभी वो 12 आया था। A6 का ऑर्डर निकालते हैं हम। A6 अगर हम देखें तो आपने क्या करना है जी, एक्सपोनेंट का और ग्रुप के ऑर्डर का एलसीएम लेना है और उसको डिवाइड करना है इस एक्सपोनेंट से। तो जब हमने 6 और 12 का एलसीएम लिया तो वो 12 आया, और उसको 6 पे डिवाइड किया तो 2 आंसर आ गया, इसका मतलब है A6 का ऑर्डर जो है वो 2 है। और वैसे भी अगर आप चेक करें A6 की पावर 2 लें तो वो A12 होता है, और A12 आइडेंटिटी के ऊपर आ जाता है। सिमिलरली आप A8 का ऑर्डर निकालना चाहते हैं तो आप सबसे पहले एलसीएम लें 8 का और ग्रुप के ऑर्डर का, तो इनका एलसीएम 24 होता है 8 और 12 का, उसको आप 8 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर। इसका मतलब है कि A जो रेस पावर 8 जो एक एलिमेंट है उसका ऑर्डर जो है वो 3 होता है। तो इस तरीके से आपको अगर एक ग्रुप दे दिया जाता है साइक्लिक फॉर्म के अंदर और किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर पूछा जाता है, तो बजाय कि आप एक लेंथी कैलकुलेशन करें, उसकी 2 पावर लें, 3 पावर लें, 4 पावर लें, तो आप क्या करें, सिंपली आप ये एक चीज ध्यान में रख लें कि उसकी जो एक्सपोनेंट है एलिमेंट का उसका और ग्रुप के ऑर्डर का एलसीएम ले लें और उसको एक्सपोनेंट पे डिवाइड कर दें, तो वो सिंपली आप एक स्टेप के अंदर उसका जो है वो ऑर्डर निकाल सकते हैं। उसके बाद ये हमने देख लिया कि एलिमेंट्स का ऑर्डर किस तरह से फाइंड किए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जनरेटर्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप। एक बड़ा इंपॉर्टेंट और एक बड़ा एक इंटरेस्टेड पार्ट है ये वाला, कि अगर आपके पास एक साइक्लिक ग्रुप है, हम उसको सॉल्व नहीं कर रहे, एक जस्ट एक साइक्लिक ग्रुप हमारे सामने लिखा हुआ है साइक्लिक फॉर्म के अंदर, हम डायरेक्टली उसको देखना चाहते हैं कि इसके जनरेटर्स कितने हैं, ये कितने एलिमेंट से जनरेट होगा और कौन कौन से जनरेटर होंगे इसके, ये दो चीजें हमने अब देखनी है। तो जो नंबर ऑफ जनरेटर्स होते हैं ना साइक्लिक ग्रुप के, वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ नंबर्स व्हिच आर रिलेटिव प्राइम टू द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। बहुत सिंपल ट्रिक है, इसको आपने समझना है। अगर ये आपकी समझ आ जाती है तो आप कोई भी साइक्लिक ग्रुप दे दिया जाए, आप उसके साथ जितने भी उसके जनरेटर्स होंगे ना उनकी तादाद आप बता सकते हैं कि वो कितनी होगी। अब वो आपने कैसे बताना है, लेट्स सपोज मैं एक ग्रुप ले लेता हूँ 24 ऑर्डर का। अब मैं पूछता हूँ कि जिसके जनरेटर्स कितने हैं, मींस कि कितने एलिमेंट से 24 ऑर्डर के ग्रुप को हम जनरेट कर सकते हैं। तो आपने क्या देख करना है, आपने वो नंबर लिखने हैं जो 24 के साथ रिलेटिव प्राइम है।
रिलेटिव प्राइम का मतलब ये है कि वो नंबर लिखें जिसमें वो नंबर और 24 इनमें कॉमन कुछ भी ना हो। अब 1 का हर एक के साथ रिलेटिव प्राइम होता है तो 1 तो आना ही आना है, हर दफा 1 आएगा। अच्छा जी, उसके बाद 5। अब अगर मैं 2 देखूं तो 2 और 24 ये रिलेटिव प्राइम नहीं है, क्योंकि इनके अंदर जो जीसीडी है ना वो 12 इनका जीसीडी है, तो ये रिलेटिव प्राइम नहीं है। इनके अंदर कॉमन कुछ आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 और 24 में 2 कॉमन आ रहा है, तो ये इसके साथ रिलेटिव प्राइम नहीं है। अगर मैं 3 देखूं तो 3 और 24 में 3 कॉमन आ रहा है, तो वो भी रिलेटिव प्राइम नहीं है। 4 भी इसके साथ रिलेटिव प्राइम नहीं है। लेकिन अगर 5 देखें तो 5 और 24 इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, कॉमन 1 है इसमें दोनों में, तो ये 5 इसके साथ रिलेटिव प्राइम है, तो 5 भी लिखने हैं आप। 6 इसके साथ रिलेटिव प्राइम नहीं है, तो 6 को रहने दें। 7 इसके साथ रिलेटिव प्राइम है, 7 लिख लें। 8 इसके साथ रिलेटिव प्राइम नहीं है, क्योंकि 8 और 24 में 8 कॉमन आता है, तो वो इसके साथ रिलेटिव प्राइम नहीं है। उसको भी छोड़ दें। 9 इसके साथ रिलेटिव प्राइम है। 10 इसके साथ रिलेटिव प्राइम नहीं है, क्योंकि हम 10 और 24 से 2 कॉमन ले सकते हैं। 11 इसके साथ रिलेटिव प्राइम है। 12 इसके साथ रिलेटिव प्राइम नहीं है। इस तरह से ना आपने 24 तक जाना है। आपने वो सारे नंबर लिख लेने हैं जो 24 के साथ रिलेटिव प्राइम होंगे। अब आपने जितने नंबर लिखे हैं ना उतने उसके जनरेटर्स हैं। अब कितने नंबर लिखे हैं हमने? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये 9 नंबर जो है ना, ये इस ग्रुप के, इसका मतलब है कि ये जो साइक्लिक ग्रुप है ना ऑर्डर 24 का, इसको हम 9 एलिमेंट से जनरेट कर सकते हैं। इस तो ये तादाद निकालने का फॉर्मूला होता है कि आपके पास कोई अगर एक ग्रुप दिया हुआ है, आप सिंपल उसके ऑर्डर के साथ ये देख लें कि कितने रिलेटिव प्राइम्स हैं। जितने नंबर रिलेटिव प्राइम होंगे ना उतने उसके जनरेटर्स होंगे। अब उसके बाद हमने ये देखना है कि कौन कौन से जनरेटर्स होंगे। एक तो हम तादाद निकाल ली, अब हम जनरेटर देखना चाहते हैं। तो जनरेटर्स, इस ग्रुप के जो जनरेटर्स होंगे ना वो ये पावर्स होंगे। मतलब एक ए जनरेटर होगा इसका, एक A5 जनरेटर होगा इसका। आप पावर्स बना दें ए की, 7 A7 A9 A11 A13। ये जो आपके सामने 9 एलिमेंट मैंने लिखे हुए हैं, ये 9 के 9 इस ग्रुप के जनरेटर्स हैं। तो इसमें हमने 2 बातें सीखी हैं। पहली बात हमने ये सीखी है कि जनरेटर्स की तादाद कैसे निकाली जाती है, और दूसरा जनरेटर एलिमेंट कैसे फाइंड करना है आपने। तो अगर आप ये सारी चीजें लिख लेते हैं तो आप जस्ट इनकी पावर बना दें ए की, क्योंकि ये ए से जनरेट हो रहा है, तो ए की पावर बना दें आप, तो वो इसके जनरेटर्स होंगे। अब वो जनरेटर्स क्यों हैं, मैं इसको कैसे प्रूव कर सकता हूँ कि ये सारे इस ग्रुप के जनरेटर्स हैं। तो देखिए, मैंने आपको स्टार्ट में क्या बात बताई थी कि जनरेटर का ऑर्डर जो होता है वो हमेशा ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होता है। तो अगर हम ऑर्डर्स निकालें, A5 का ऑर्डर हमने निकाला, तो A5 जो होता है ना उसका ऑर्डर हमारे पास 24 होता है। ऑर्डर निकालने का तरीका आपको मैंने बता दिया कि इस एक्सपोनेंट का और ग्रुप के ऑर्डर का एलसीएम लेना है और इस एक्सपोनेंट पे आपने डिवाइड कर देना है, तो आपको ये 24 आया। इसका मतलब A5 का ऑर्डर 24 है। फिर हम A7 का ऑर्डर निकालते हैं, तो A7 जो ऑर्डर निकालेंगे वो 7 और ग्रुप का ऑर्डर 24, वो 168 होता है, उसको 7 पे डिवाइड कर देंगे तो 24। इस तरह से आप अगर बाकी एलिमेंट्स के भी ऑर्डर निकालना चाहें, A9 का, A11 का, A13 का, A17 का, 19 23, तो सबके ऑर्डर 24 आएंगे। आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। इन सब एलिमेंट्स के जो ऑर्डर है ना वो इस ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, इसलिए ये सारे एलिमेंट जो है वो जनरेटर्स हैं। अगर आप बाकी एलिमेंट का ऑर्डर निकालेंगे ना, इनके अलावा जो है A स्क्वायर, A क्यूब, A4, A6, A8, उनके ऑर्डर 24 नहीं आएंगे, उनके ऑर्डर 24 से कम आएंगे। आप चेक भी कर सकते हैं इस बात को। तो यहाँ तक हमने 2 बातें सीख ली। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपके पास एक साइक्लिक ग्रुप है तो उसके हमने नंबर ऑफ जनरेटर्स किस तरीके से फाइंड करने हैं वो मैंने आपको बता दिया कि आपने जस्ट कैलकुलेट करने हैं कि उस ऑर्डर के साथ कितने नंबर्स जो है वो रिलेटिव प्राइम है। जितने नंबर रिलेटिव प्राइम होंगे वो उतने उसके जनरेटर्स होंगे। फिर आपको जनरेटर एलिमेंट्स का भी बता दिया कि आप इनकी पावर्स ले लें ए की, जो आपके पास रिलेटिव प्राइम नंबर लिखे हैं तो वो उसके जनरेटर्स होंगे। अगर आपके पास एक ग्रुप साइक्लिक फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, ये एक साइक्लिक फॉर्म में था ग्रुप ये वाला, लेकिन अगर साइक्लिक फॉर्म में नहीं लिखा तो उसके आप जनरेटर एलिमेंट्स भी ऐसे ही निकाल देंगे। आप उसमें हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड कर लें, जिस एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा वो एलिमेंट जनरेटर होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हाउ टू फाइंड सब ग्रुप्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप। आपके पास अगर एक साइक्लिक ग्रुप है तो उसके आप सब ग्रुप किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं।
सब ग्रुप को हमने डिफाइन किया था कि अगर एक ग्रुप हो उसका एक आप सबसेट लें, वो सबसेट बी इटसेल्फ ग्रुप हो अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन व्हिच इज डिफाइंड इन द ग्रुप जी, तो देन वो जो सबसेट होगा वो उस जी का सब ग्रुप होगा। इसके ऊपर हमने एक सब ग्रुप के ऊपर एक पूरा एक लेक्चर देखा था, कुछ क्राइटेरिया देखे थे इसके हमने। तो साइक्लिक ग्रुप जो होगा ना, उसके सब ग्रुप जो है वो आपने कैसे फाइंड करने हैं और वो कौन कौन से होंगे। ये दो चीजें हैं कि एक तो उनकी तादाद क्या होगी और दूसरा वो कौन कौन से आपके पास होंगे। इसके लिए हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है, उसकी स्टेटमेंट है कि लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप of order n generated by A, then for each positive divisor D of n there is a unique subgroup of order D। यहाँ पे दो बातें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एक ग्रुप है जो कि साइक्लिक ग्रुप है, उसका ऑर्डर n है। पहली बात ये है कि उस ऑर्डर को जो नंबर डिवाइड करेगा उसके कॉरस्पॉन्ड हमें एक सब ग्रुप मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो वो सब ग्रुप मिलेगा वो यूनिक होगा, मींस एक ही हमें सब ग्रुप मिलेगा। अगर आपको याद हो क्लाइंट फोर ग्रुप हमने देखा था, उसमें हमने ऑर्डर फोर था और फोर को टू डिवाइड करता है, तो हमें ऑर्डर टू के तीन सब ग्रुप वहां पे मिले थे। तो वो यूनिक सब ग्रुप नहीं थे, क्योंकि क्योंकि एक ही ऑर्डर के हमें तीन सब ग्रुप मिल रहे हैं। लेकिन अगर साइक्लिक ग्रुप होगा तो उसमें ये प्रॉपर्टी होगी कि उस ग्रुप का जो डिवाइजर होगा उस डिवाइजर के कॉरस्पॉन्ड हमें एक यूनिक सब ग्रुप मिलेगा। जैसे अब यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, वही ग्रुप हम जो पीछे डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 24 है। हम सबसे पहले देखेंगे कि 24 को डिवाइजर कौन कौन से हैं। तो 24 के डिवाइजर 1 2 3 4 6 8 12 24 ये डिवाइजर है इसके इस 24 के। तो इसका मतलब है कि ये जो डिवाइजर आपको मिले हैं, हर डिवाइजर के कॉरस्पॉन्ड आपको एक सब ग्रुप मिलेगा, और ना सिर्फ सब ग्रुप मिलेगा बल्कि वो एक यूनिक सब ग्रुप होगा। अब सब ग्रुप की आप तादाद भी आप देख सकते हैं, हमें कितने सब ग्रुप मिलेंगे। 24 का डिवाइड 1 और 24 ये तो हर एक का एग्जिस्ट करती है, ट्रिवियल सब ग्रुप होते हैं ये तो एग्जिस्ट करते ही हैं। टू इसको डिवाइड करता है 24 को, तो इसका मतलब है कि एक सब ग्रुप हमें ऑर्डर टू का मिलेगा, एक सब ग्रुप हमें ऑर्डर थ्री का मिलेगा, एक सब ग्रुप हमें ऑर्डर फोर का मिलेगा, एक सब ग्रुप हमें ऑर्डर सिक्स का मिलेगा, एक ही सब ग्रुप हमें ऑर्डर एट का मिलेगा, और एक ही सब ग्रुप हमें ऑर्डर 12 का मिलेगा। तो इसका मतलब है कि टोटल हमें 8 सब ग्रुप मिलेंगे जिस ऐसे ग्रुप के जिसका ऑर्डर 24 होगा। उसमें से 7 ग्रुप जो है वो प्रॉपर होंगे, ये 1 से लेकर 12 तक प्रॉपर सब ग्रुप है, और 24 जो है वो इम्प्रॉपर सब ग्रुप है। जबकि 1 और 24 ये ऑर्डर के जो सब ग्रुप है ये ट्रिवियल सब ग्रुप है, और बाकी जो है वो नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप है। तो यहाँ से मैं एक पता चला कि अगर हमें पूछा जाता है कि एक ग्रुप है साइक्लिक ग्रुप है उसका ऑर्डर ये है तो उसके कितने सब ग्रुप होंगे, तो हमने जस्ट क्या कैलकुलेट करना है, उसके डिवाइजर्स की तादाद कैलकुलेट करनी है। जब आप डिवाइजर की तादाद कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसके कितने सब ग्रुप हैं। अब ये इसके सब ग्रुप कौन कौन से होंगे। सबसे पहला सब ग्रुप ऑर्डर वन का, ऑर्डर वन के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट खुद ही आता है जो कि 824 के इक्वल है। फिर हमें टू भी डिवाइजर है तो हमें एक ऑर्डर टू का सब ग्रुप मिलेगा। ऑर्डर टू के सब ग्रुप में एक तो आइडेंटिटी आनी है और दूसरा एलिमेंट आना है जो जिसका ऑर्डर टू होगा, क्योंकि एक ग्रुप का ऑर्डर है और ऑर्डर टू का जो ग्रुप होता है वो साइक्लिक होता है, तो दूसरा एलिमेंट जो है ना वो ऑर्डर टू का आएगा, तो A12 का ऑर्डर टू होता है। फिर हमें एक तीसरा जो मिलेगा ऑर्डर थ्री का सब ग्रुप, वो कुछ इस फॉर्म के अंदर होगा, एक आइडेंटिटी होगी, एक 8 पावर 8 और एक पावर A16। जो ऑर्डर फोर का हमें सब ग्रुप मिलेगा वो इस फॉर्म के अंदर होगा। ऑर्डर जो सिक्स का मिलेगा उसके अंदर इस फॉर्म के अंदर होगा, 6 एलिमेंट होंगे उसके अंदर। ऑर्डर एट का जो मिलेगा हमें उसके अंदर ये एलिमेंट होंगे सारे। 12 का और 24 का वो हमारे पास वही इटसेल्फ ही होगा। तो यहाँ से हमने जो एक इम्पोर्टेंट बात सीखी है वो ये है कि अगर एक साइक्लिक ग्रुप हो तो हम उसके नंबर ऑफ सब ग्रुप जो है वो किस तरीके से फाइंड करेंगे। उसका सिंपल वे ये है कि आपने जस्ट उसके जो डिवाइजर्स हैं उनकी तादाद कैलकुलेट करनी है, जितनी तादाद होगी उतने उस साइक्लिक ग्रुप के सब ग्रुप होंगे। अब कुछ रिजल्ट्स हैं साइक्लिक ग्रुप के ऊपर, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं ये, मैंने सारे वो रिजल्ट्स की लिखे हैं जो मोस्टली जो पेपर में पूछे जा चुके हैं और
बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले किसी भी टेस्ट के हवाले से। तो सबसे पहला रिजल्ट है कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, और सेकंड है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन। अब ये ना 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर्स आर, प्राइम ऑर्डर के जो ग्रुप होते हैं वो किस तरह के होते हैं। अब वहां पे एक ऑप्शन थी साइक्लिक की भी और अबिलियन की भी। तो प्राइम ऑर्डर के जो ग्रुप होते हैं ना वो साइक्लिक होते हैं, हर साइक्लिक अबिलियन भी होता है, इसका मतलब उसके दोनों ऑप्शन करेक्ट थी। लेकिन उसमें एक ऑप्शन जो थी वो सुपीरियर ऑप्शन थी साइक्लिक की। अबिलियन लगाएंगे तो वो ऑप्शन तो करेक्ट है लेकिन उसका नंबर नहीं मिलेगा। नंबर इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि अगर इस तरह की सिचुएशन हो पेपर के अंदर कि आपको दो ऑप्शन सेम लग रही हो, तो उसमें आपने सुपीरियर प्रॉपर्टी देखनी है कि सुपीरियर किसमें है। तो प्राइम ऑर्डर के जो ग्रुप होते हैं वो साइक्लिक भी होते हैं, बिलियन भी होते हैं, लेकिन साइक्लिक सुपीरियर है क्योंकि एवरी साइक्लिक इज अ बिलियन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। क्लाइन फॉर ग्रुप हमारे पास एक इसकी काउंटर एग्जांपल है, जो कि एक बिलियन ग्रुप है लेकिन नॉन साइक्लिक ग्रुप है हमारे पास। तो एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, अब प्राइम ऑर्डर के कौन से होते हैं, ऑर्डर ऑर्डर वन का ट्रिवियली साइक्लिक होता है, ऑर्डर टू, ऑर्डर थ्री, ऑर्डर फाइव, ऑर्डर सेवन, ऑर्डर 11, ऑर्डर 13, 17, जितने भी प्राइम नंबर है हर प्राइम नंबर के कॉरस्पॉन्ड एक साइक्लिक ग्रुप एग्जिस्ट करता है। ये नहीं है कि अगर एक प्राइम नंबर ऑर्डर नहीं है तो उसका साइक्लिक नहीं होता, और भी होते हैं, लेकिन अगर प्राइम ऑर्डर है तो वो श्योर है कि वो एक साइक्लिक ग्रुप है। एंड एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन। उसके बाद है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। अगर आपके पास एक साइक्लिक ग्रुप है उसका आप सब ग्रुप लेते हैं, तो जाहिर बात है जो आप सब ग्रुप में एलिमेंट लेंगे वो अपने जी, जो ओरिजिनल ग्रुप है जो साइक्लिक ग्रुप जो जी है उसके ही वो एलिमेंट होंगे क्योंकि सबसेट है। तो वो भी अल्टीमेटली जो सब ग्रुप होगा वो भी हमारे पास एक साइक्लिक सब ग्रुप ही होगा। तो एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। अच्छा जी, if G is a cyclic group of even order, then there is only one subgroup of order 2 in G। अभी हम देख चुके हैं कि जो साइक्लिक ग्रुप का जो ऑर्डर होता है ना उसके जितने डिवाइजर होंगे हर डिवाइजर के कॉरस्पॉन्ड एक यूनिक सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है। तो अगर उसका सब ग्रुप का ऑर्डर इवन है तो इवन है तो इसका मतलब 2 उसको डिवाइड लाजमी करेगा, और अगर 2 उसको डिवाइड करता है इवन ऑर्डर के ग्रुप को तो इसका मतलब है कि ऑर्डर 2 का यूनिक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा एक हमारे पास। अच्छा, इनफिनिट साइक्लिक ग्रुप हैज एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट जनरेटर्स। ये मैंने आपको एग्जांपल भी हमने इसकी देखी थी कि अगर आपके पास एक इनफिनिट साइक्लिक ग्रुप, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, उसके जनरेटर्स मैंने आपको बता दिए कैसे फाइंड करने हैं। लेकिन अगर इनफिनिट साइक्लिक ग्रुप है ना तो उसके जनरेटर्स जो होंगे वो एग्जैक्टली 2 होंगे और वो दोनों डिस्टिंक्ट होंगे, सेम नहीं होंगे वो। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि अगर ऑर्डर जी ग्रुप का ऑर्डर एन के इक्वल है देन जनरेटर्स ऑफ जी आर फाई ऑफ एन। ये वही बात है जो मैंने आपको पीछे भी बता दी है कि ग्रुप के ऑर्डर के साथ जितने नंबर रिलेटिव प्राइम होंगे वो सारे वो हमारे पास जनरेटर्स की तादाद होगी हमारे पास। तो यहाँ पे जो वो रिलेटिव प्राइम होते हैं ना उसको हम फाई ऑफ एन से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई ऑफ एन हमारे पास आइलर फाई फंक्शन होता है। ये भी पेपर के अंदर या इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है कि आइलर फाई फंक्शन क्या होता है। तो फाई ऑफ आइलर फाई फंक्शन हमारे पास एक ऐसा सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं जो कि एन के साथ रिलेटिव प्राइम्स होते हैं, कि वो सारे नंबर्स के जिनका एन के साथ जीसीडी 1 हो। ये वही बात है जो हमने पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ पे नाम क्योंकि फाइव ऑफ एन इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा था इसलिए मैंने इसका एक पॉइंट बनाया कि आपने फाइव ऑफ एन बेसिकली इसको आइडर फाइव फंक्शन कहते हैं, और ये एक ऐसा इसमें ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनका एन के साथ जीसीडी 1 होता है, मींस के वो एन के साथ रिलेटिव प्राइम्स होती हैं। अच्छा जी, अब एक और बात है, हमने ऑर्डर 24 लिखा था तो आप हमने उसके सारे रिलेटिव प्राइम लिख लिए, लेकिन अगर एक नंबर बड़ा आ जाता है 100 आ जाता है 200 आ जाता है 500 आ जाता है, उसका कहा जाता है कि जी आप इसके जनरेटर्स की तादाद बताएं कितनी है। अब वहां पे जब आप रिलेटिव प्राइम लिखना शुरू करेंगे तो वो तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएंगी हमारे लिए। मींस अगर आपसे एक पेपर में क्वेश्चन आता है कि जी 500 ऑर्डर है का ग्रुप है, आप उसके बताएं जनरेटर्स कितने हैं, तो अगर आप वो लिखना शुरू करें रिलेटिव प्राइम 1 3 तो भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। उसको जरा शॉर्ट एक फार्मूला है, वो ये है कि आपने ना उस नंबर की फैक्टराइजेशन कर लेनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। उसके बाद फाइव ऑफ एन इस फॉर्मूले से आपने कैलकुलेट कर लेना है। एक काउंटर एग्जांपल है हमारे पास 60
60 की जब प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो ये होती है 2 रेज पावर 2, 3 रेज पावर 1, 5 रेज पावर 1, ये प्राइम फैक्टराइजेशन होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो P1 आपका 2 है, P2 आपका 3 है, P3 आपका 5 है। उसके बाद आपने ये P1, P2, P3 की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देनी है। n आपका 60 है, ये आपका 1 माइनस P1 2 है, P2 3 है और P3 5 है। यहाँ पे जब वैल्यूज पुट की तो हमारे पास जो इसका सारे को हल करके आंसर आया 16। इसका मतलब है कि अगर एक ग्रुप का ऑर्डर 16 होगा और वो साइक्लिक ग्रुप है तो उसके जो जनरेटर्स होंगे वो 16 जनरेटर्स होंगे उसके। अगर आप इमेजिन करें कि अगर आपको कहा जाए कि इसके साथ रिलेटिव प्राइम लिखना शुरू करें तो आप पहले 1, फिर आप सोचने के बाद आगे आप लिखेंगे उसके 7, फिर आप इस तरह से आप मतलब टाइम टेकिंग होगा प्रोसेस ये वाला। तो सिंपल है कि ये फॉर्मूला है आपके पास कि आप उस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, उसमें P1, P2, P3 ये जो नंबर्स है एक्सपोनेंट को आपने लेना, आपने ये नंबर लेने, ये आपके P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये ले लें, उसको आप इन फॉर्मूलों में पुट कर दें, जो नंबर आएगा वो phi of n होगा। तो इसका मतलब है कि ऑर्डर 60 का जो ग्रुप होगा उसके 16 जनरेटर्स होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि इफ A इज अ जनरेटर ऑफ G देन AK इज आल्सो जनरेटर ऑफ G इफ एंड ओनली इफ K और N का GCD 1 हो। इसका क्या मतलब है? एक आपके पास एक ये हम देख चुके हैं, वही बात है कि एलिमेंट्स की पावर, ऐसी पावर जो ग्रुप के ऑर्डर के साथ रिलेटिव प्राइम हो तो वो हमारे पास एक वो भी उसका जनरेटर होता है। अब मैंने जैसे 24 ऑर्डर का जो ग्रुप था उसमें हमने देखा था कि ए जनरेटर है। अब ए के अलावा और कौन सी पावर जनरेटर होगी? और वो पावर जनरेटर होगी जिसका एन के साथ, जो एन के साथ रिलेटिव प्राइम होगा। जैसे हमने 5 देखा था, 7 देखा था, तो A5, A7 ये सारे भी उसके साथ जो है वो जनरेटर्स होंगे। अच्छा जी, हम ना आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम एक लैग्रांज थ्योरम पढ़ेंगे, उसमें हम उसको डिटेल से देखेंगे। तो लैग्रांज थ्योरम मैं जस्ट यहाँ पे स्टेटमेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि लैग्रांज थ्योरम हमें ये बताता है कि एक ग्रुप होगा तो सब ग्रुप का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ये लैग्रांज थ्योरम की स्टेटमेंट है कि सब ग्रुप का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ये हमने सब ग्रुप के जो पढ़ा था उसमें हमने ये चीज देखी थी। लेकिन उसका जो कन्वर्स होता है ना वो ट्रू नहीं होता। कन्वर्स ट्रू होने का मतलब है कि एक ग्रुप है, वो उसका आप डिवाइजर लें तो क्या हर डिवाइजर के कॉरस्पॉन्ड सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा? ये ट्रू नहीं होता। इसके हम काउंटर एग्जांपल भी बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपका ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है, और साइक्लिक ग्रुप के लिए हम पढ़ चुके हैं कि फॉर ईच पॉजिटिव डिवाइजर d ऑफ n देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सब ग्रुप। यानी हर डिवाइजर के कॉरस्पॉन्ड ना सिर्फ आपको ग्रुप मिलेगा बल्कि वो ना सिर्फ आपको सब ग्रुप मिलेगा बल्कि वो सब ग्रुप जो है वो यूनिक सब ग्रुप होगा। तो साइक्लिक ग्रुप जो होते हैं ना वो लैग्रांज थ्योरम के कन्वर्स को सेटिस्फाई करते हैं, उसके लिए वो ट्रू होते हैं। अबेलियन ग्रुप भी इसके लिए ट्रू होते हैं। और इसके अलावा क्वार्टेरियन ग्रुप जो हमने पढ़ा था वो भी लैग्रांज थ्योरम के कन्वर्स को के लिए ट्रू होता है। हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे बाद में, जब इस पे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ऐसे कौन से ग्रुप हैं जो लैग्रांज थ्योरम के कन्वर्स को ट्रू नहीं है उनके लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि अगर कोई इनफिनिट साइक्लिक ग्रुप है तो वो Z के साथ आइसोमॉर्फिक होगा, और अगर कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो वो Zn के साथ आइसोमॉर्फिक होगा। आइसोमॉर्फिक का एक ऐसा ग्रुप थ्योरी के अंदर हमारे पास होता है कि जिसमें दो ग्रुप का बज़ाहिर आपको डिफरेंट नजर आ रहे हैं, एक एक तरफ कुछ और पड़ा है, दूसरा कुछ और पड़ा है, जाहिर वो डिफरेंट है लेकिन अंदर से उनका स्ट्रक्चर सेम है। तो हम कहते हैं कि दोनों ग्रुप जो है ना वो आइसोमॉर्फिक हैं। इसको भी हम डिटेल से देखेंगे। तो अगर एक इनफिनिट साइक्लिक ग्रुप है, ये हमने सेट ऑफ इंटीजर देखा था कि ये एक इनफिनिट साइक्लिक ग्रुप है, तो अब कोई भी इनफिनिट साइक्लिक ग्रुप होगा तो वो Z के साथ आइसोमॉर्फिक होगा। और अगर कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो वो Zn के साथ आइसोमॉर्फिक होगा। n यहाँ पे उसका ऑर्डर होगा, मतलब अगर आप एक साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 4 का तो वो Z4 के साथ आइसोमॉर्फिक होगा। एक साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 10 का तो वो Z10 के साथ आइसोमॉर्फिक होगा। तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपने माइंड में रखनी है। अच्छा जी, उसके बाद है ये भी हम पहले देख चुके हैं, सब ग्रुप की तादाद निकालना कि लेट G बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एंड द नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ G इज इक्वल टू tau ऑफ n। मैंने यहाँ पे इसको रिपीट इसलिए किया क्योंकि मैं इसको एक जो नोटेशन है tau ऑफ n इसको मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा था। tau ऑफ n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ n। ये इस दफा पेपर में भी पूछा हुआ था tau ऑफ n के बारे में। तो tau ऑफ n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ n।
मींस अगर मैं आपसे पूछूं कि टा ऑफ 3 क्या है, तो टा ऑफ 3 में आप देखेंगे कितने नंबर हैं जो 3 को डिवाइड करते हैं, तो 3 को दो नंबर डिवाइड करते हैं, एक 1 और एक 3, इसका मतलब है टा ऑफ 3 2 है। अगर मैं आपसे पूछूं टा ऑफ 10 क्या है, तो टा ऑफ 10 में कौन कौन से कितने नंबर हैं जो 10 को डिवाइड करते हैं, 1 करता है, 2 करता है, 5 करता है और 10 करता है, तो टा ऑफ 10 जो है वो 4 है। तो टा ऑफ n से मुराद है नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ n। उसके बाद है जी साइक्लिक ग्रुप ऑफ G हैविंग ऑर्डर n जनरेटेड बाय m हैज ऑर्डर। अच्छा जी, ये एक चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम देखते हैं थोड़ा। पहले हमने एक एग्जांपल देखी थी जिसमें हमने ग्रुप को देखा था। इस एग्जांपल को पहले निकाल लेते हैं, फिर इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो ये हमने एक एग्जांपल देखी। ये जो H4 मैंने जो आपके सामने ये H3 आपको नजर आ रहा है, ये ए क्यूब से जनरेट हो रहा है, ठीक है, और इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। ये A4 से जनरेट हो रहा है, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। ये A6 से जनरेट हो रहा है, ये इसके अंदर आपके पास 6 एलिमेंट, ऑर्डर 6 का यानी कि ये है। तो ये A4 से जनरेट हो रहा है, अगर आप A4 की 1 पावर लें ये आ जाएगा, 2 पावर लें ये आ जाएगा, 3 पावर लें ये आ जाएगा, 16 4 पावर लें, यानी कि ये A4 से जनरेट हो रहा है, ये A6 से जनरेट हो रहा है, ये A8 से जनरेट हो रहा है, ये H8 जो ऑर्डर 8 का लिखा है आपने, ये A क्यूब से जनरेट हो रहा है। अब अगर आप देखें कि मैं अगर आपसे पूछूं कि एक ग्रुप है, ऑर्डर 24 है उसका, तो आप बताएं कि ए क्यूब से जनरेट होने वाला जो ग्रुप है उसमें उसका ऑर्डर क्या होगा। ए क्यूब से जनरेट होने वाले सब ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा। तो ए क्यूब हम ये एक क्यूब है, ये तो हमने सब ग्रुप लिखे हैं, तो आपको पता चल गया कि इसका ऑर्डर 8 है, इसके अंदर 8 एलिमेंट है। लेकिन अगर मैं आपसे वैसे पूछ लेता हूँ जी एक ग्रुप है उसका ऑर्डर 24 है, आप बताएंगे जी ए क्यूब से जनरेट होने वाले जो सब ग्रुप है उसका ऑर्डर क्या होगा। तो उसके लिए हमने ये हमारे पास एक फार्मूला है, बहुत सिंपल फार्मूला है ये हमारे पास, कि उसका फार्मूला होता है कि n ओवर जीसीडी ऑफ mn। मींस के ग्रुप है उसका ऑर्डर 24 है, मैं आपसे पूछता हूं जी ऑर्डर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ G जनरेटेड बाय A क्यूब, कि A क्यूब से जनरेट होने वाले सब ग्रुप का ऑर्डर जो है वो क्या होगा। तो हम उसको कैसे निकालेंगे, n हमारे पास ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप हमारे पास 24 है, फिर हमने इस 3 का और ग्रुप के ऑर्डर का जीसीडी निकालना है। तो जीसीडी इन दोनों का 3 होता है, जब डिवाइड करेंगे तो 8 आंसर आ जाएगा। तो अगर आप वहां पे देखेंगे ना, तो ए क्यूब का ऑर्डर भी 8 था। ए क्यूब से जनरेट होने वाले जो सब ग्रुप था उसका ऑर्डर भी 8 था। अगर हम देखना चाहते हैं जी A12 से जनरेट होने वाले सब ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, उसके पास हमारे पास ये फॉर्मूला है। ग्रुप का ऑर्डर ऊपर लिखे हैं, नीचे आप 12 का और 24 का जीसीडी निकाल लें, 12 होता है, डिवाइड करेंगे 2। तो अगर आप ऊपर देखेंगे तो A12 से जनरेट होने वाला जो सब ग्रुप था उसका ऑर्डर भी 2 है। सिमिलरली आप बाकी सब के लिए इसको निकाल देख सकते हैं कि एक खास एलिमेंट से जनरेट होने वाले सब ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, ये उसके लिए एक फॉर्मूला ये वाला। तो इसकी मैंने पीडीएफ ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दी है, तो इसको आपने डिटेल से देखना है। साइक्लिक ग्रुप्स की जितनी आपको चीजें बताई हैं इनके आपने अपने नोट्स बनाने हैं। फिर आपने ये मैथमेटिकल मेथड की जो बुक है एसएम यूसुफ और एक एपी सिंह की जो बुक है, और तीसरा मैंने आपसे बुक शेयर की थी विजय खन्ना की, तो इन 3 बुक से आपने साइक्लिक ग्रुप्स के जो रिजल्ट्स हैं उनकी आपने उनको राइट अप करनी है, और ग्रुप के अंदर डिस्कशंस करनी है। डिस्कशंस आपने करनी है जितनी भी आप कर लें, क्योंकि जब तक आप डिस्कशन नहीं करेंगे आपकी जो है वो लर्निंग नहीं होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।